गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है ट्रेड विद पाकिस्तान। तो ये आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है कि उनकी गवर्नमेंट जो है वो वेजिटेबल और अदर एडिबल आइटम्स इंडिया से इंपोर्ट करने के लिए कंसिडर कर सकती है, बिकॉज वहाँ पर बहुत ही भारी मात्रा में फ्लड्स आए हैं। तो वहाँ पर उनको, आपको पता है कि लगभग 1/3 ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस टाइम पर फ्लड से पीड़ित है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सोच रही है कि वो अपना 3 साल पुराना जो बैन है विद ट्रेड ऑफ इंडिया ऑन ट्रेड ऑफ विद इंडिया, उसको जो है वो रिवर्स करे कुछ टाइम पीरियड के लिए। तो अब जो है बायलैटरल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान जो है वो 2013-14 में जो है वो सबसे हाईएस्ट पीक पर गया था, $2.7 बिलियन में, जिसमें इंडिया का जो एक्सपोर्ट था पाकिस्तान को वो 2.06 बिलियन था, और उनसे हम इंपोर्ट जो है वो 495 मिलियन का करते थे। मोस्टली हम उनसे फ्रूट, एडिबल नट्स और मिनरल फ्यूज़ लेते थे। और क्यों ये वॉल्यूम ऑफ ट्रेड कम रहा है? क्योंकि बॉर्डर टेंशंस रहे हैं। पाकिस्तान जो है वो इंडिया को MFN स्टेटस, मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो स्टेटस है वो भी नहीं दे रहा था। फिर पाकिस्तान सिर्फ 137 आइटम्स अलाउ करता है जो ट्रेड कर सकते हैं। फिर नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मार्केट एक्सेस भी जो है वो रेसिप्रोकल बेसिस पे पाकिस्तान इंडिया को नहीं देता है। अब जो सस्पेंशन ऑफ बायलैटरल ट्रेड कब हुआ? हमने देखा ना कि 2013-14 में तो पीक पर था ट्रेड। तो 2019 में अगस्त में क्या हुआ कि इंडिया ने जब आर्टिकल 370 को जो है वो एब्रोगेट किया, रादर अमेंड किया, तब से जो है हमने पाकिस्तान ने जो है इंडिया के साथ ट्रेड रिलेशन सस्पेंड कर दिए। और बीच में 2 एक्सेप्शनल केसेस आए थे। जब हमारा कोविड का टाइम चल रहा था तो इंडिया से उन्होंने फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स लिए थे, और एक बार हमने अफगानिस्तान को 50,000 टन ऑफ वीट जो है वो थ्रू पाकिस्तान राउट, जो वाघा बॉर्डर के राउट से अफगानिस्तान को भेजे एज अ ह्यूमैनिटेरियन एड। ठीक है। सो अब LOC के बीच में भी ट्रेड होता था, JNK और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये जो है कॉमन यूज़ के जो गुड्स होते थे उनके बीच में ट्रेड किया जाता था। तो 2 पॉइंट्स थे, सलामाबाद उरी और चकंदाबाग, जो कि पूंछ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वहाँ से ये 2 फैसिलिटेशन सेंटर्स थे, यहाँ से ट्रेड होता था। और ये कोई कैश बेस्ड ट्रेड नहीं था, ये बार्टर सिस्टम पर होता था। बार्टर सिस्टम में क्या होता है? आपने मुझसे दूध लिया, मैंने आपके उसके बदले में आपका जो है आपको दही दे दिया या कुछ भी ऐसे दे दिया, मतलब कि एक प्रोडक्ट के बदले दूसरा प्रोडक्ट देना। ठीक है। और ज़ीरो ड्यूटी बेसिस पर यह ट्रेड होता था। लेकिन अप्रैल 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देखा कि पाकिस्तान इस रूट को यूज़ कर रहा है इलीगल वेपन, नारकोटिक्स और फेक करेंसी देने में, इसलिए जो है इंडिया ने LOC ट्रेड जो जम्मू कश्मीर का था उसको सस्पेंड कर दिया। अब मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस का क्या प्रॉब्लम है? पाकिस्तान की कैबिनेट ने 2011 में डिसाइड किया कि वो MFN स्टेटस देंगे इंडिया को, लेकिन उसको अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया था। इसीलिए इंडिया ने, जिसने 1996 से पाकिस्तान को MFN स्टेटस दिया हुआ था, पुलवामा टेरर अटैक्स के बाद इंडिया ने वो स्टेटस भी विड्रॉ कर लिया। अब इंडिया अब क्या रिस्पांस देने वाला है? अब जो वहाँ पर फ्लड की सिचुएशन आई है, तो इंडिया जो है अभी तक कोई ऐसा रिक्वेस्ट तो एड की आई नहीं है इंडिया के लिए पाकिस्तान की साइड से, ना ही इंडिया ने कुछ यूनिलैटरली ऑफर किया जैसे हमने श्रीलंका को ऑफर किया था। लेकिन कहा जा रहा है कि अब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, आपने देखा होगा ना कि कल ट्वीट भी किया था, अपने कंडोलेंसेस जो है वो पे किए थे उन्होंने विक्टिम्स ऑफ फ्लड्स इन पाकिस्तान को। तो हो सकता है आने वाले टाइम में, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि शायद इंडिया जो है वो कुछ हेल्प एक्सटेंड कर सकता है पाकिस्तान को। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है UN हाई सीज ट्रीटी। तो ये आपके एनवायरनमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको, हमने देखा होगा कि पिछले कुछ हफ्ते से हम कई बार इसके बारे में पढ़ चुके हैं। ये हाई सीज ट्रीटी जो नेगोशिएट हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, लेकिन हुआ क्या है कि ये नेगोशिएशंस अब फेल हो चुकी हैं। तो 168 कंट्रीज़ जो है वो UN ट्रीटी जो है जिस पे नेगोशिएट कर रहे थे हाई सीज ट्रीटी पे, वो अब नेगोशिएशंस फेल हो चुकी है। तो इसका बैकग्राउंड यही है कि हाई सीज को प्रोटेक्ट करने के लिए अभी तक कोई भी ट्रीटी एग्जिस्ट नहीं करती। 2017 में UN ने एक रेजोल्यूशन पास किया और कहा कि 2022 तक कोई एक ट्रीटी जो हमको हाई सीज के लिए साइन करनी पड़ेगी, उसको नेगोशिएट करना पड़ेगा। तो अब हमको ये पता होना चाहिए कि हाई सीज हैं क्या। आपको पता है ना कि हाई सीज जो हैं वो 200 नॉटिकल माइल्स, जो आपके किसी भी कंट्री के कोस्ट लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स के आगे का जितना भी डिस्टेंस है उन सबको हम हाई सीज कहते हैं, जो मतलब किसी की भी कंट्री की भी टेरिटरी का पार्ट नहीं होते। वो कोई भी कंट्री उसको प्रोटेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, उसको हम हाई सीज कहते हैं। और लगभग 95% ऑफ ओशन वॉल्यूम जो है वो हाई सीज ही है। तो ये UN हाई सीज ट्रीटी ये नेगोशिएट की जा रही थी,
ताकि जो है इन हाई सीज को प्रोटेक्ट किया जा सके। और ये इतनी इंपॉर्टेंट ट्रीटी थी कि इसको कहा जा रहा था कि जैसे पेरिस एग्रीमेंट जो है क्लाइमेट चेंज के लिए है, वैसे ही ओशन के लिए ये पेरिस एग्रीमेंट की तरह से इस लेवल की इंपॉर्टेंस इस ट्रीटी को दी गई थी। लेकिन अब ये ट्रीटी जो है यूएन क्लॉज 1982 के अंडर ही इसको नेगोशिएट किया जा रहा था। कुछ फीचर्स भी देख लेते हैं कि क्या किन बातों पर डिस्कशंस हो रही थी। जैसे कुछ कहा गया था कि मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज बना दिए जाएं हाई सीज में, जिनमें कोई भी कंट्री या कोई भी कमर्शियल इंटरेस्ट जो है वो उसमें इन्वॉल्व ना हो पाए। फिर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करो, ताकि कोई अगर कंपनी या कोई जो है अगर फिशिंग या कोई कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन करना भी चाहता है तो उसके बेसिस पर ही क्लियरेंसेस दिए जाएं। फिर ऐसी कंट्रीज़ जो कि डिपेंडेंट हैं हाई सीज पे, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दो, जो कि आपके खासकर डेवलपिंग या लो इनकम कंट्रीज़ हैं। फिर उनके साथ साइंटिफिक नॉलेज भी शेयर करो, ताकि इन हाई सीज को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। फिर कुछ जो कंपनीज़ हैं जो एक्सप्लोरेशन कर रही हैं बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का हाई सीज में, उनके भी राइट्स को आइडेंटिफाई करके उनको भी जो है वो मेंशन किया जाना चाहिए। तो ये कुछ ऐसी नेगोशिएशंस चल रही थी, लेकिन ये फेल हो गई हैं। क्यों फेल हो गई हैं? क्योंकि आपको पता है 2017 में जो रेजोल्यूशन आया था जिसमें कहा गया था 2022 तक इसको नेगोशिएट करना है, लेकिन बीच में पैंडेमिक आ गया तो बहुत सारे डिले हो गए। फिर एक पैरेलल हाई एम्बिशन कोएलिशन बना लिया गया जिसमें 30x30 का गोल था, मतलब 2030 तक हमने 30% ऑफ ओशन को प्रोटेक्ट करना है। तो इसमें 100 कंट्रीज से ज़्यादा जो है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं ऑलरेडी। इंडिया, यूएस, यूके भी इसका पार्ट है। और ये हाई एम्बिशन कोएलिशन जो है वो आपके यूएन हाई सीज ट्रीटी के ऊपर प्रेशर बना रहे थे कि ये 30x30 का गोल हमको इंक्लूड करना है इसमें। और ये भी प्रॉब्लम थी कि इस जो हाई सीज ट्रीटी जो नेगोशिएट की जा रही थी उसमें IUCN तो कह रहा था कि इसको लीगली बाइंडिंग बनाओ, लेकिन बहुत से मेंबर कंट्रीज इसको लीगली बाइंडिंग बनाने को तैयार नहीं थे। जो कैरेबियन कंट्रीज़ हैं उन्होंने कहा कि जो रिचर कंट्रीज़ हैं ग्लोबल नॉर्थ की, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहे थे, बिकॉज उनके डीप सी माइनिंग के कमर्शियल इंटरेस्ट इन्वॉल्व थे, और इसीलिए वो फिशिंग भी करते हैं, और इसलिए वो जानबूझकर इसमें ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। अब इस टाइम पर हम ओशंस को कैसे रेगुलेट करते हैं? तो या तो आपको पता है यूएन क्लॉज में हमारे जो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, टेरिटोरियल सी लिमिट, ये सब तो मेंशन है। हम उसके थ्रू जो है वो बहुत जो है आपका एक पार्ट ऑफ ओशन को जो है हम रेगुलेट कर रहे हैं। लेकिन हाई सीज को प्रोटेक्ट करने के लिए अभी तक कोई भी ट्रीटी एग्जिस्ट नहीं करती थी। इसके लिए ही इस ट्रीटी को जो है वो नेगोशिएट किया जा रहा था। और ये ट्रीटी जो है नेगोशिएट करने की ज़रूरत ही क्यों है, ये भी देख लेते हैं। तो राइट टू एक्सेस ओपन सी जो है उसके लिए कोई स्पेसिफिकली ट्रीटी जो है अभी नहीं है। तो लार्ज स्केल ड्रिलिंग चल रही है, ट्रॉलिंग ऑपरेशन चल रहे हैं, एक्सेसिव फिशिंग हो रही है। तो इसको जो है रोकने के लिए हमको एक ट्रीटी जो है जो हाई सीज को प्रोटेक्ट करने के लिए ज़रूरत थी। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि जो 90% ग्लोबल वार्मिंग है वो ओशन में ही हो रही है, उसको रोकना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2021। तो ये सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी 2021 में NCRB की जो क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट जो आई है उसके हिसाब से वायलेंट क्राइम्स इंडिया में इंक्रीज़ हुए हैं 2021 में। तो हम देखते हैं की हाईलाइट्स ऑफ दिस रिपोर्ट। तो ओवरऑल रजिस्टर्ड कॉग्निजेबल क्राइम्स जो है उन्होंने 7.6% डिक्रीज़ देखा है। क्राइम रेट में भी डिक्रीज़ देखने को मिला है, बट डो नॉट बी फूल्ड बाय दिस स्टैटिस्टिक्स, बिकॉज इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी कंट्री में क्राइम कम हुआ है। एक्चुअली हुआ क्या था कि जब कोविड चल रहा था तो जो है पुलिस ने सेक्शन 188 ऑफ IPC का भरपूर इस्तेमाल किया था, क्योंकि कोविड-19 के जो लोग वायलेशन कर रहे थे उन सबको जो है वो इसके अंदर जो है क्राइम को केसेस को रजिस्टर किया था। तो अब वो लॉकडाउन्स खत्म हो गए हैं तो ये सेक्शन 188 का यूज़ कम हो गया है, तो इसीलिए हमको ये ड्रॉप देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि कंट्री में क्राइम जो है वो क्राइम रेट कम हुआ है। अब जो क्राइम इन स्टेट्स है उसमें अगर हम देखें वायलेंट क्राइम्स जो सबसे ज़्यादा है वो असम में देखा गया है, उसके बाद दिल्ली में, और फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल में। लोएस्ट वायलेंट क्राइम जो है वो गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में देखने को मिले हैं। क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है वो भी राइज हुआ है नागालैंड में, लेकिन लोएस्ट नंबर जो है वो देखने को मिले हैं। सडिशन केसेस जो हैं वो 76 सडिशन केसेस फाइल किए गए हैं 2021 में, और सबसे ज़्यादा जो है वो आंध्र प्रदेश में फाइल किए गए हैं। साइबर क्राइम देखें तो तेलंगाना में सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम रिकॉर्ड किया गया है। सिक्किम में 0 साइबर क्राइम रिकॉर्ड किया गया है फॉर सेकेंड ईयर इन अ रो सिंस 2020। अब सुसाइड बाय फार्मर्स एंड क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन भी देख लेते हैं। तो सुसाइड बाय फार्मर्स में अगर हम देखें तो 120 डेथ्स पर मिलियन पॉपुलेशन देखा गया है, और ये नंबर ऑफ सुसाइड्स भी जो है वो इंक्रीज हुई है 7.17%। सबसे ज़्यादा सुसाइड जो है वो डेली वेज अर्नर्स के में हुई है, जो कि अगर हम प्रोफेशन वाइज ग्रुप में देखें तो डेली वेज अर्नर्स जो है वो सबसे ज़्यादा सुसाइड उन्होंने किया है। और अगर हम फार्मिंग सेक्टर में सुसाइड देखें तो लगभग 6% जो है
सोसाइट जो है वो फार्मिंग सेक्टर से, मतलब फार्मर्स की सोसाइट है, और मैक्सिमम सोसाइट जो है वो ये महाराष्ट्र में देखने को मिली है। तो अब हम देखते हैं एनसीआरबी के बारे में। तो एनसीआरबी आपका 1986 में बनाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ये गवर्नमेंट एजेंसी है, और ये आपके क्राइम डेटा को कलेक्ट भी करती है, एनालाइज भी करती है, और एज अ रिपोजिटरी भी काम करती है अगर किसी इन्वेस्टिगेटर को क्राइम्स और क्रिमिनल्स को ट्रेस करना हो तो। इवन CCTNS प्रोजेक्ट जो 2009 का था, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एनसीआरबी के पास है। और क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट के अलावा ये प्रेजेंस स्टैटिस्टिक्स इंडिया रिपोर्ट भी जो है वो पब्लिश करती है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डी नोटिफाइड ट्राइब्स। तो ये आपका सोशल इशूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद होगा ना, फरवरी 2022 में स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNTs जो है, जिसका नाम सीड स्कीम है, उसको जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट लाई थी। इसके बारे में हमने कई बार डिस्कस भी किया है, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अभी भी पेंडिंग है। ठीक है, क्यों पेंडिंग है? क्योंकि जो कम्युनिटीज़ हैं, जो DNTs हैं, उनको हम अभी तक कैटेगराइज ही नहीं कर पाए हैं, और उसकी कैटेगराइजेशन कंप्लीट नहीं हो पाई है। उसकी वजह से जो है ये स्कीम को भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं कैटेगराइजेशन कर पाए हैं? बिकॉज उसमें इनकन्सिस्टेंसीज हैं। जो इडाटे कमीशन जो है उसमें बहुत सी इनएक्यूरेसीज देखने को मिली, जो 2018 में जिसने रिपोर्ट सबमिट की थी, उसके बेसिस पर ही जो है हम अभी तक DNTs को क्लासीफाई नहीं कर पा रहे हैं, हम जो उनको कैटेगराइज नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसे इसमें एक एग्जांपल दिया गया है कि बंजारा कम्युनिटी जो है, दिल्ली में उनको SC का स्टेटस मिला है, राजस्थान में उनको ST का स्टेटस मिला है, उत्तर प्रदेश में उनको OBC का स्टेटस मिला है। तो इनको हम कैसे जो है वो नेशनल लेवल पर कैटेगराइज करें? तो इसके लिए ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इसलिए जब तक ये इशू रिजॉल्व नहीं होगा, तब तक इस स्कीम को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो डीनोटिफाइड नोमैडिक ट्राइब्स देख लेते हैं हम। तो एक्चुअली क्या था कि क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट ने पास किया, और बहुत सारी जो है नोटिफाइड ट्राइब्स को जो है, बहुत सारी जो है ट्राइब्स को उन्होंने क्रिमिनल ट्राइब्स जो है वो नोटिफाई कर दिया। तो ये नोमैडिक और सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज़ थी, इनको क्रिमिनल्स बना दिया गया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन एक्ट, क्योंकि गवर्नमेंट इनके ऊपर कॉन्टिन्यूसली सर्वेलेंस रखती थी, उनको इनके ऊपर हमेशा शक रहता था। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो अगस्त 31, 1952 को हमने इन सबको डी नोटिफाई कर दिया, और इनको जो है, इनके ऊपर जो ये रेशियल एक्ट था जिसमें इनको क्रिमिनल साबित किया हुआ था, वो हमने एक्ट वापस ले लिया। इसलिए जो है 31 अगस्त को विमुक्ति दिवस या लिबरेशन डे बाय DNTs मनाया जाता है। अब 1952 के बाद जो ये कम्युनिटीज़ जिनको डी नोटिफाई किया गया था, ये कई कम्युनिटीज़ शेड्यूल ट्राइब में डाल दिया गया, कईयों को शेड्यूल कास्ट में, और कईयों को अदर बैकवर्ड कास्ट में डाल दिया गया। तो एक तरह से ये हेट्रोजेनस ग्रुप हैं, कोई ये होमोजेनस ग्रुप नहीं है। कोई अलग अलग ऑक्यूपेशन में ये इन्वॉल्व हैं, कोई ट्रांसपोर्ट में है, कोई की मेकिंग में है, कोई सॉल्ट ट्रेडिंग में है, कोई एक्रोबैट्स करते हैं, कोई डांसर्स हैं, एटसेट्रा। तो ये एक तरह से हेट्रोजेनस ग्रुप है। अब नोमैडिक और सेमी नोमैडिक में क्या डिफरेंस है, और DNTs में क्या डिफरेंस है? तो आपको पता है, नोमैडिक तो वो होते हैं जो कॉन्स्टेंटली मूव होते रहते हैं, जोग्राफिकल मोबिलिटी करते रहते हैं। सेमी नोमैड्स वो होते हैं जो मूव तो होते हैं, लेकिन वो साल में एक बार अपनी फिक्स्ड हैबिटेशन में वापस आते हैं। और जो है डीनोटिफाइड ट्राइब्स जो हैं, ऑल नोमैडिक जो ट्राइब्स हैं वो सब के सब डीनोटिफाइड नहीं है, लेकिन जितनी भी डीनोटिफाइड ट्राइब्स हैं वो सब के सब नोमैडिक ट्राइब्स हैं। ठीक है, क्योंकि नोमैडिक ट्राइब्स को ही उन्होंने जो है वो नोटिफाई किया था एज क्रिमिनल्स। अब लगभग हम देखें अगर नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स को और 198 डीनोटिफाइड ट्राइब्स को, तो लगभग 15 करोड़ इंडियन जो हैं वो इन कैटेगरी में आते हैं, और ये सोशली और इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज्ड हैं। तो इसी के लिए हमने ये सीड स्कीम निकाली थी, जो कि एक अम्ब्रेला स्कीम है फॉर एम्पावरमेंट ऑफ दीज अबव मेंशन्ड कम्युनिटीज़। तो इसमें 4 कंपोनेंट्स हैं। पहला तो एजुकेशनल एम्पावरमेंट करना, उनको फ्री कोचिंग देना स्टूडेंट्स को, फिर उनके हेल्थ इंश्योरेंस देना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर, उनके लाइवलीहुड सपोर्ट देना, उनकी इनकम जनरेशन में सपोर्ट देना, उनको हाउसेस देना प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर। तो इसके लिए 200 करोड़ के आसपास का एक्सपेंडिचर अगले 5 साल के लिए ईयरमार्क किया गया था, लेकिन ये अभी तक जो है कैटेगराइजेशन हुई नहीं है, तो इसलिए ये स्कीम इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही है। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉम्पिटिटिवनेस रोड मैप फॉर इंडिया एट 100। तो अब ये आपके गवर्नेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके इकोनॉमी सेक्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ये कंपेटिटिवनेस रोड मैप फॉर इंडिया एट 100 मतलब 2047 में इंडिया कैसा हो, उसके लिए इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो है टू प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने एक रोड मैप दिया है। तो ये एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है EAC PM का और इंस्टीट्यूट फॉर कंपेटिटिवनेस का। ठीक है, तो ये कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स दे रहा है कि कंट्री को अपनी ग्रोथ जर्नी कैसे जो है वो अपने आने वाले समय में कैसे बढ़ानी है। ठीक है, तो इसमें कहा गया है
है कि प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कंट्री जो अपने फर्म्स को प्रोडक्टिव बना सकती है वही आगे बढ़ सकती है। तो अपने आप को हाई इनकम कंट्री बनाने के लिए हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। फिर उन्होंने गाइडिंग प्रिंसिपल्स 4S दिए हैं। तो 4S क्या है? ये पहला उन्होंने बोला है कि प्रॉस्पेरिटी, जो ग्रोथ की इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसको आपको सोशल प्रोग्रेस के साथ मैच करना है। फिर इस जो इकोनॉमिक ग्रोथ है इसको आपको शेयर्ड रखना है, सारे रीजन में कोई डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए, रीजन वाइज सारे रीजन्स में ये शेयर्ड ग्रोथ होनी चाहिए, और ये ग्रोथ इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल होनी चाहिए, और अगर कोई एक्सटर्नल शॉक आता है उसको फेस करने के लिए ये सॉलिड ग्रोथ होनी चाहिए। तो ये 4S के हैं: सोशल प्रोग्रेस, शेयर्ड, सस्टेनेबल और सॉलिड, ठीक है। तो हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। तो ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन स्टैट्यूटरी, नॉन परमानेंट बॉडी है। कोई भी क्रिटिकल इश्यूज इकोनॉमिक या अदरवाइज जो है, जो प्राइम मिनिस्टर उनको रेफर करता है उसके बेसिस पे उनको वो एडवाइस देते हैं। पीरियोडिक रिपोर्ट सबमिट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को। मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन जो है या इशूज़ जो है वो जो है हाई इंपॉर्टेंस के हैं, उनके ऊपर व्यूज़ देते हैं प्राइम मिनिस्टर को। और अगर इवन कोई पॉलिटिकल इशूज़ के ऊपर भी अगर प्राइम मिनिस्टर चाहें तो इनसे सजेशंस ले सकते हैं। अब इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पेटिवनेस क्या है? तो बेसिकली जो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल है उनका एक इंडियन आप कह सकते हो रिप्रेजेंटेशन है ये इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पेटिवनेस। ये प्रोफेसर माइकल पोर्टर जो है इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटजी एंड कम्पेटिवनेस एट हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, वो इसको चला रहे हैं, और ये एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव है जो कि इंडिया में सेंटर्ड है। ये इंडिया में इंडिजिनस रिसर्च करने के लिए इसको जो है वो ये काम करता है, और ये आपके देखोगे आप कभी नीति आयोग, कभी EAC टू प्राइम मिनिस्टर, उन सब के साथ ये मिलकर काम कर रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेवल एनसाइन। तो ये आपके सिक्योरिटी टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो PM मोदी जो है आपके September 2 जब वो INS विक्रांत को इनॉग्रेट करेंगे, उसी दिन वो एक न्यू नेवल एनसाइन जो कि इंडियन नेवी का फ्लैग है उसको भी अनवेल करने वाले हैं। तो ये न्यू नेवल एनसाइन कहा जा रहा है कि जो प्रेजेंट एनसाइन है जिसमें सेंट जॉर्ज क्रॉस है ट्राई कलर के साथ, उसको रिप्लेस करने वाला है। हम अपने कॉलोनियल जो पास्ट है उससे हम आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो अब प्री इंडिपेंडेंस एनसाइन जो था हमारा वो रेड जॉर्ज क्रॉस था, जिसमें वाइट बैकग्राउंड यूनियन जैक, वाइट बैकग्राउंड में यूनियन जैक ऑफ यूनाइटेड किंगडम था, जो कि ऑफ कोर्स आपका UK का झंडा था। तो उससे हम जो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। 2001 में भी हमने चेंज किया, और लेकिन फिर भी जॉर्ज क्रॉस जो है उसको हमने रिप्लेस करके नेवल क्रेस्ट बीच में लगाया और ट्राई कलर उसके ऊपर लगा दिया। लेकिन 2004 में इसको चेंज करके दोबारा से रेड जॉर्ज क्रॉस जो है, जो आपका ये आप देखो ये जो प्लस का साइन है जो रेड कलर का, ये है आपका जॉर्ज क्रॉस, ठीक है। तो इसको हम दोबारा 2004 में ले आए। लेकिन 2014 में हमने क्या किया कि इस जॉर्ज क्रॉस के बीच में सत्यमेव जयते जो है हमने देवनागरी स्क्रिप्ट में जो है अशोका एम्ब्लेम में से लेके उसको लगा दिया। अब आने वाला जो अब की जो 2 सितंबर को जो लॉन्च हो रही है न्यू एनसाइन, इसके बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, बट कहा जा रहा है कि हो सकता है कि ये जॉर्ज क्रॉस जो है इसको ये निकाल दिया जाएगा और इसकी जगह कुछ और हो सकता है। आने वाले टाइम में हमें पता लगेगा कि क्या साइन बन रहा है, नेवी का न्यू फ्लैग कैसा होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टैंड अलोन 5G। तो ये आपका साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो रिलायंस जियो ने अनाउंस किया है कि वो अपनी 5G सर्विसेज दिवाली पर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में लॉन्च करने वाले हैं, और दिसंबर 2023 तक वो पूरी कंट्री में अपने 5G सर्विसेज जो है वो फैला देंगे, ठीक है। अब स्टैंड अलोन 5G, उन्होंने अपनी सर्विसेज स्टैंड अलोन 5G जो है वो अनाउंस किए हैं। तो स्टैंड अलोन 5G होता क्या है ये भी देख लेते हैं। तो 5G नेटवर्क्स दो तरह के होते हैं, एक होता है स्टैंड अलोन और एक होता है नॉन स्टैंड अलोन। स्टैंड अलोन में क्या होता है कि डेडिकेटेड इक्विपमेंट जो है वो सिर्फ 5G नेटवर्क के लिए बनाई जाती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वो 4G नेटवर्क का कुछ सपोर्ट लेके 5G नेटवर्क देने की कोशिश करेंगे, वो पूरा का पूरा 5G नेटवर्क का ही जो है, आपको याद होगा जो लोग जियो 4G यूज़ करते होंगे उन्हें पता होगा कि जियो 4G जो है वो स्टैंड अलोन 4G है। मतलब वो 3G का कोई सपोर्ट नहीं ले रहा है, ना 2G ना 1G का कोई सपोर्ट ले रहा है। अगर आपको 4G जियो का जो है चला रहे हो तो ऐसा नहीं होगा कि कभी उसमें सिग्नल की अगर कोई इशू होगा तो उसमें 3G आ जाएगा, ठीक है। जबकि एयरटेल या आपके जो बाकी टेलीकॉम प्रोवाइडर्स हैं वो जहाँ पर वो 4G देने की कोशिश करेंगे, लेकिन जहाँ जहाँ पर उनका 4G नहीं होगा वहाँ पर आपको 3G देखने को मिलेगा, 2G देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जियो के साथ ये प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि जियो स्टैंड अलोन 4G भी लेके आया था, ठीक है। अब यही वो कह रहे हैं कि हम अपना 5G जो लेकर आएंगे वो स्टैंड अलोन 5G होगा। ऐसा नहीं होगा कि 5G जो है अगर उसमें आपको कहीं पर सिग्नल की प्रॉब्लम आएगी तो आपका 4G कैच शुरू हो जाएगा, क्योंकि 4G के इक्विपमेंट पे वो रिलाई नहीं करने वाला है। 4G उनका बिल्कुल डिफरेंट होगा, 5G जो है वो स्टैंड अलोन होगा, वो अलग होगा, ठीक है। जबकि एयरटेल वगैरह जो है वो आपके नॉन स्टैंड अलोन मोड पर काम करते हैं, वो अपने पुराने इक्विपमेंट को यूज़ करके अपनी नेक्स्ट जनरेशन जो है वो सर्विसेज देने की कोशिश करते हैं, जिससे क्या होता है कि
उनकी जो है सर्विसेज थोड़ी सी पुअर होती हैं एज कम्पेयर टू स्टैंड अलोन आर्किटेक्चर, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट। तो ये आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने जो एक नोटिफिकेशन इशू किया है जिसमें सिटीजन्स की ग्रेटर फैसिलिटेशन के लिए उनको इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट इशू करने के लिए जो है वो कुछ जो है वो स्टैंडर्डाइजेशन की गई है, ठीक है। तो एक्चुअली इंडिया जो है वो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल रोड ट्रैफिक ऑफ 1949 जो आपका जिनीवा कन्वेंशन है उसका पार्ट है, सिग्नेटरी है। तो इसलिए इंडिया जो है वो इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट्स इशू कर सकता है ऑन रेसिप्रोकल बेसिस। मतलब इंडिया ने अगर इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट इशू किया है तो अगर हम जैसे समझ लो हम ऑस्ट्रेलिया के जो ऑस्ट्रेलिया ने इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट इशू किया है उसको हम अगर इंडिया में रिकॉग्निशन देते हैं तो ऑस्ट्रेलिया भी हमको हमारे जो इशूड परमिट को रिकॉग्निशन देगा। तो बेसिकली रेसिप्रोकल बेसिस पर चलता है ये। लेकिन हो गया रहा था कि सारी स्टेट्स जो है वो सब अपने अलग अलग फॉर्मेट, साइज या कलर जो है वो फॉलो कर रही थी। कोई स्टैंडर्डाइज्ड इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता था। तो इसलिए यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री ने एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट जो है वो इशू किया है कि क्या कलर होगा, क्या साइज होगा, क्या फॉर्मेट होगा, उसके बेसिस पर ये आईडीपी, इंडिया का जो आईडीपी होगा इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, वो इशू किया जाएगा एज पर जिनीवा कन्वेंशन, ठीक है। सो नाउ let us see all these topics in English. So the first topic is trade with Pakistan. So this topic is important for your international relations. So Pakistan's finance minister has said that their government can consider importing vegetables and other edible oils from India, edible items from India, because Pakistan is reeling under severe floods and nearly 1/3 of the country is underwater because of the incessant monsoon rains, which is causing floods in the country. So they have almost 3-year-old ban on trade with India, but now they are considering reversing that ban because they are witnessing a massive surge in prices of vegetable and fruits because the supply from Balochistan, Sindh and South Punjab has been affected. So what is the status of bilateral trade between India and Pakistan? So the bilateral trade between the two countries reached its peak in 2013 and 14 with $2.7 billion trade, whereby India was exporting about $2.06 billion to Pakistan worth of goods and services to Pakistan, and it was importing about $495 million worth of goods or services from Pakistan. So the major export items were organic chemicals, cotton, plastic and dye, and we were importing fruits and edible nuts and mineral fuels, etc. But why this trade has been low between India and Pakistan, despite the two being the neighbors? Because of course there were border tensions. Pakistan was reluctant to accord most favored nation status to India as per the WTO agreement. Pakistan was not even allowing more than 137 items to trade through Wagah and Atari land route. It was even failing to provide non-discriminatory market access to India on a reciprocal basis. So when we abrogated Article 370 in India, Pakistan decided to suspend trade relations with India in August 2019. But there were two exceptions. When during the COVID-19 pandemic, it allowed import of pharmaceutical products from India, and it also allowed India to ship 50,000 tons of wheat as humanitarian aid to Afghanistan via Wagah route, of course after the Taliban takeover. Of course, there were, apart from this Wagah route, there was also an LOC trade between Jammu and Kashmir and Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. It was meant to facilitate exchange of goods of common use between the local populations across the LOC in Jammu and Kashmir. So there were two trade facilitation centers. One is at the Salamabad Uri, and another one is at the Chakkanda Bagh, that is in Poonch district. And this trade was not based upon cash or any currency, but it was based upon barter system, and that's why, of course, there was zero duty trade. But India noticed that Pakistan was misusing this route for funneling illegal weapons, narcotics and fake currency in India. That's why in April 2019 we suspended LOC trade in Jammu and Kashmir. Also, what is the issue between India and Pakistan regarding the most favored nation status? So in 2011 Pakistan decided to accord India the MFN status, but it remained unimplemented. So
when Pulwama terror attack happened, India, which had accorded Pakistan the MFN status in 1996, we decided to withdraw that status. So, what is the status now? What India is going to do after this situation that has emerged in Pakistan? So, you know that PM Modi has recently tweeted and extended heartfelt condolences to the victims of floods in Pakistan. So, certain experts are contemplating that India might extend help to Pakistan. So the next topic is UN High Seas Treaty. So this topic is important for your environment and also for your international relations. So you know that we have been discussing about this topic for a long time now, and the treaty which was being negotiated between 168 countries, this negotiations have failed because these countries have failed to agree on a UN treaty for protecting oceans. And you know what is the background of this topic? So of course there is currently no treaty for the protection and regulation of high seas. A UN resolution was passed in 2017, which set out the date or which set out 2020 as 2022 as the deadline for negotiation of such a treaty. So, what are high seas? So, and actually, you know that water up till 200 nautical miles are regulated by the UN clause. So beyond that area, all the sea or all the ocean where no country has any responsibility or control over that part is called the high seas. So this proposed UN high seas treaty was so important that it was referred to as the Paris Agreement for the ocean. You know that Paris Agreement for climate change was instrumental in driving the negotiations further. So similar was the fate of this UN high seas treaty. It was to be negotiated under the UN clause of 1982, but the negotiations have failed now. So what were the features? What were the basic agreements upon which the negotiations were happening? So some aspects of negotiations included establishment of a marine protected area to put limit on certain activities in high seas, and conducting environmental impact assessments before granting clearances for commercial exploitation of this UN highs for these high seas. Also, financial support were to be given to countries apart from sharing the scientific knowledge, so that those countries like the low income countries or developing countries can also participate in the protection of high seas. Also, the rights of companies which were undertaking exploration of biological resources in high seas were to be decided through this treaty only. Okay, so what were the challenges faced by this proposed treaty? So actually, you know that 2022 was the deadline, but in between pandemic came suddenly, and it led to many delays. Also, there was a parallel coalition called the High Ambition Coalition involving India, US, UK also, and they came out with a plan of 13 to 30 goals, which meant that we all shall strive to protect 30% of the ocean by 2030. And this High Ambition Coalition was putting pressure on the leaders to include this 13 to 30 goals in this UN High Seas Treaty also. Also, there were concerns regarding the legal nature of this treaty, whereby IUCN was saying that it should be a legally binding treaty, but the rich countries were not accepting this demand. So even the Caribbean countries, they alleged that richer countries of the global north did not actively participate in the treaty negotiations because they are involved in deep sea mining of minerals, and they are heavily invested in fishing. So how the world's oceans are regulated as of now? So up till 200 nautical miles, they are regulated under UN clause, but a treaty for protecting high seas does not exist as of now. So that's why there was a need of such treaty. So what was the need of such treaty? Of course, because there is large scale drilling and trawling operations undergoing in the high seas, and excessive fishing is undergoing in these areas, and you know that 90% of global warming is occurring in the oceans. That's why it was important to protect these high seas by the member states of the UN. But the treaty has collapsed. Let's see what happens next. So the next topic is Crime in India report of 2021. So this topic is important for your social issues. So as per the NCRB's Crime in India report, there has been an increase in violent crimes across India in 2021, but the registered, so let's see the key highlights of this report. But the number of overall registered cognizable crimes saw a decrease. Why? Because earlier during the COVID-19
lockdowns period, the police were registering cases under Section 188 of IPC over violations of COVID-19 norms. But now it is not happening, so the number of cognizable crimes has seen a decrease. It does not really mean that crime has is actually declining. Rather, the rate of violent crimes is increasing, with highest being in Assam, followed by Delhi and West Bengal, and the lowest violent crime is in Gujarat, Andhra Pradesh, and Tamil Nadu. Even the crime against women has rose by almost 15.3%, but Nagaland stood out because it has the lowest number of crime against women. Sedition cases, 76 sedition cases were registered in 2021, with maximum being in Andhra Pradesh. Cyber crimes, the maximum cyber crimes were reported from Telangana, and Sikkim, for second year in a row, recorded no cyber crime in 2021. Suicide by farmers and suicides in general, we see that 120 deaths per million population was happening in India. Number of suicides has also increased by 7.17%. If we go for profession-wise group, then daily wage earners were the largest suicide victims in the country, and the farmers, the most talked about community. The farmers' suicide stood at 6% during 2021. Maximum suicide was happening in Maharashtra. So, what is NCRB? So, NCRB was established in 1986 as part of the Home Ministry, and it aims to collect and analyze crime data, and it also serves as a repository of information to aid investigators in tracing crimes and criminals. It was also implementing the CCTNS project since 2009, and it, along with the Crime in India report, it also publishes prison statistics and in India report. So, the next topic is scheme for economic empowerment of DNT. So, this topic is important for your social issues as well as your governance section. So, scheme for empowerment of DNTs, you know that it was launched in February 2022, but the implementation of the scheme is still pending because the categorization of these communities is yet to happen. Why there is a delay in it? Because there have been certain inconsistencies, because the IDATE commission, which submitted its report in 2018, has left room for inaccuracies. For instance, an example has been shared here. The Banjara community is listed as SC community in Delhi, but ST in Rajasthan and OBC in Uttar Pradesh. So there are certain inconsistencies which need to be resolved or which need to be ironed out before this scheme can be implemented. These DNTs have to be identified before we can give them seed scheme benefits. So what are these denotified nomadic tribes? So actually certain nomadic and semi-nomadic communities were criminalized under the Criminal Tribes Act of 1871 by the British colonial government, and only in 1952 August 31 the new government of India, or government of independent India, denotified these tribes and decriminalize their existence. So that's why on 31st of August we celebrate this Vimukti Divas, or Liberation Day by DNTs. And after denotification in 1952, some of these communities were included in STs, some in SCs, and some in OBCs. So there was no common attribution to them. Okay, and they are not even a heterogeneous group, so thereby the problem arises in categorization of these groups. So what is the difference between nomadic, semi-nomadic, and DNTs? So you know that nomadics are basically those tribes which maintain constant geographical mobility, but semi-nomads are those who, of course, who are on the move, but they return to fixed habitations at least once a year. All nomadic tribes are not DNTs, but all DNTs are nomadic tribes, because the British colonial government was apprehensive about the nomadic tribes, so they categorized many of these nomadic tribes as DNTs. If we look at the population, almost 15 crore Indians are the DNTs as per the Ranke Commission report. They are socially and economically marginalized. That's why we came up with this scheme for economic empowerment of DNTs, which is an umbrella scheme for the empowerment of these above mentioned communities. So 4 components are mentioned here. First, of course, is the educational empowerment. We have to empower them by giving them free coaching to their students, and health insurance under Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana is being envisioned. Livelihood support in terms of income generation, and even housing under Pradhan Mantri Awas Yojana is being envisioned under this scheme.
But until, of course, this they are categorized, or they are notified, they are these DNTs are categorized appropriately, this scheme cannot be implemented. And even 200 crores have been earmarked for this seed scheme. So the next topic is competitiveness roadmap for India at 100. So which means that the EAC 2PM, which has released this roadmap, is guiding the country as to how it can achieve its predestined status at in 2047, when we mark the 100 years of India's independence. So basically, this roadmap is a collaborative effort between EAC to PM and in the Institute for Competitiveness, and it is providing guiding principles for the country's growth journey. So it is saying that the idea of productivity should be at the center stage, because a nation would be able to provide firm productivity only then it can achieve high income status by the year 2047. So for that, they have also mentioned 4 S's, which are the guiding principles of this report. So it says that to attain prosperity, we have to focus upon matching economic growth with social progress, and this social progress should be shared across all regions within the country, and it should be environmentally sustainable also. And even in case of external shocks, it should be solid enough to cope up with that. Okay, so basically, social progress, shared, sustainable, and solid, these are the 4 S which have been mentioned in this report or this roadmap. So what is the Prime Minister's Economic Advisory Council? It's a non-constitutional, non-statutory and non-permanent independent body. It analyzes all critical issues, economic or otherwise, and it submits periodic reports to the Prime Minister, and it also analyzes the macroeconomic issues of high importance and present their views to the Prime Minister on these issues or any other task which is assigned by the Prime Minister to them. And what is the Institute of Competitiveness? It is basically an international initiative which is centered in India, led by Professor Michael Porter, who is representing the Institute for Strategy and Competitiveness of Harvard Business School, and this is basically an extension of Harvard Business School in India, and they are conducting research, indigenous research, and offering academic and executive courses, and providing services to both corporates and governments of India and states. So you know that you may be seeing that even in Niti Aayog, Prime Minister Office, EAC to PM, all of them have been partnering with this Institute of Competitiveness for research purposes. So the next topic is naval ensign. So this topic is important for your security section. So you know that naval ensign is basically the flag of the Indian Navy. The Prime Minister is going to unveil a new flag for the Indian Navy on September 2, when he's going to inaugurate INS Vikrant. And this new naval ensign, it is being said that it will replace the present ensign, which carries the St. George Cross with the tricolor. And initially, when India was part of the British Empire, a red George Cross on white background with the Union Jack of the United Kingdom was the flag of the Indian Navy or the British Indian Navy, but it was changed later on in January 26, 1950. Even in 2001, there was a change when George Cross was replaced with a naval crest in the middle and tricolor was retained. But in 2004, this ensign was changed back to the red George Cross. So this is the red George Cross, this plus sign, the red color sign, plus sign is the red George Cross. In 2014, this Satyamev Jayate was included in this red George Cross, and now it is being said, of course, the new flag has not yet been unveiled, but it is being said that probably the last remnants of British colonial the British colonial sign, this red George Cross, would also be eliminated now, and probably a new design will be unveiled by the Prime Minister on 2nd of September. So the next topic is standalone 5G. So this topic is important for your science and tech section. So you know that Reliance Jio has announced the launch of its 5G services in Delhi, Mumbai, Kolkata and Chennai by Diwali this year, and the company is planning to expand their 5G footprint to the entire country by 2020.
23. So what is standalone 5G architecture that Jio has announced? So you know that 5G networks are deployed mainly through standalone and non-standalone modes. So first, of course, the standalone mode means that this network, this 5G network, will operate with dedicated equipment only meant for 5G networks. They will run parallel to existing 4G network. It does not, you know that what happens in Airtel or other telecom companies, their 4G network is not dedicated 4G network. They have their you know, whenever you have a loss, when you lose your signal of in your Airtel or any other telecom company in India, you get the 3G signal or the 2G signal. But it does not happen with Jio, because they have a standalone 4G. If either you will get the full 4G signal or you will not get any other signal. Okay, so this will be the case with 5G also. They will have a 4G network, a separate network. They will have a 5G as a separate network. Okay, unlike other other companies who would try to use their existing infrastructure to provide 5G. With, of course, certain improvements, but that would not be up to the level where the Jio would be playing with their games, because they would be investing about 2 lakh crore to provide 5G standalone network, which will be, of course, unparalleled in case of India, of course. Okay, so the next topic is international driving permit. So this topic is important for your governance section. So Union Ministry for Road and Transport has issued a notification on 26th August for greater facilitation of citizens, because currently several states were providing different format or different size and color international driving permits. But as per the Convention on International Road Traffic of 1949, that is the Geneva Convention, India is, as being a signatory to it, is required to issue IDP for its acceptance of the same on reciprocal basis with the other countries. But what was happening? Let's suppose Punjab was issuing some other format of international driving permit, Haryana was issuing some other format. So there was confusion in, let's say, other countries regarding the IDP which was issued by India. So now there will be standardization. All states would follow the same format, size, color, etc. for Indian issued international driving permit now. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.